अहमदाबाद की सड़कों पर सेना की ये गाड़ियां गुजरात के लिए राहत से पहले किसी अपशकुन की आहट की तरह हैं। 2002 के बाद पहली बार अहमदाबाद की सड़कों पर लौटी सेना की ये तस्वीरें बता रही हैं कि 25 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की शाम के बीच गुजरात की पुलिस ने इतना कुछ गंवा दिया है कि अब मामला उससे संभलने वाला नहीं है। दिल्ली ने भी सेना और अर्धसैनिक बलों को भेजने में जरा भी देरी नहीं की। 1 महीने से गुजरात में रैलियों का सिलसिला चल रहा है, मगर स्थिति वहां तब भी नहीं बिगड़ी। तब बिगड़ी जब 25 तारीख की रैली में लाखों की संख्या में आए। क्यों ऐसा हुआ? एक ऐसे समय में जब पूरे देश में बीजेपी का राजनीतिक नियंत्रण दिख रहा है। गुजरात तो उसके नियंत्रण की बेहतर प्रयोगशाला है, वहां क्यों सब कुछ नियंत्रण से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हार्दिक पटेल के पीछे कौन है, तो इस सवाल का अगर ठोस जवाब होता तो अब तक मिल ही गया होता। हार्दिक पटेल कहते हैं कि उनके पीछे कोई नहीं है, उनके पीछे गांवों की गरीबी और पटेलों की बेरोजगारी है। अटकलों से जवाब मिलना होता तो राजनीतिक दल अभी तक दे चुके होते। इसलिए हार्दिक के पीछे कौन है की जगह फिलहाल ये देखने की जरूरत है कि हार्दिक के कारण जो गुजरात हमारे सामने है वो क्यों है, वो क्या है। मुंबई से सूरत पहुंचे हमारे सहयोगी प्रसाद काथे ने जब जली हुई बसों को गिनना शुरू किया तो सुबह एक ही जगह पर 14 बसें जली हुई मिली। इस पुल के नीचे क्रेन और दूध के टैंकर को फूंक दिया गया। प्रसाद काथे जब शूट कर रहे थे तब भी कुछ वाहनों से धुआं निकल ही रहा था। रात को सहमे हुए लोग इन जली हुई बसों के साथ सेल्फी लेने आ चुके थे। सूरत के कपोदरा, सरसाना थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा रहा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भागाभागी चलती रही। इस सूरत में कुछ दिन पहले पटेल युवाओं की रैली में लाखों लोग आए, तब भी कोई हिंसा नहीं हुई। सूरत में पटेलों की आबादी 10 लाख बताई जाती है। यहां के पटेल बहुल इलाके में लड़के सड़कों पर निकल आए, बसों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाने लगे। ज्वाइंट कमिश्नर और 2 सिपाहियों को भी चोट आई। सूरत के स्कूल बुधवार को भी बंद रहे, गुरुवार को भी बंद रहेंगे। अहमदाबाद में हमारे सहयोगी राजीव पाठक और अभिषेक शर्मा ने शहर का राउंड लेना शुरू किया। दोनों जब रानीप इलाके की गुजरात स्टील ट्यूब क्रॉसिंग के पास पहुंचे तो वहां देखा कि पटेलों की भीड़ रेलगाड़ी को रोककर पटरी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमारे दोनों सहयोगियों के लिए पास से रिकॉर्ड करना मुश्किल था, इसलिए वे नजदीक की इमारत की छत पर जा पहुंचे। जल्दी ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और टकराव की स्थिति पैदा हो गई। तभी पुलिस की निगाह हमारे सहयोगियों पर पड़ी और उनकी तरफ भी शेलिंग होने लगी। इसके बाद अभिषेक और राजीव पहुंचे बापू नगर इलाके की मातृ छाया सोसाइटी में। यह महिला कैमरा देखते ही रोने लगी, बताने लगी कि पुलिस ने हमें पटेल समझकर खूब मारा है। पार्किंग में खड़ी सभी 25 गाड़ियां तोड़ डाली गई हैं। हमारे घरों में भी घुसकर नुकसान पहुंचाया गया है। बापू नगर पटेल बहुल इलाका है। आप जानते हैं कि यहां की सोसाइटियों में ज्यादातर पटेल रहते हैं। एक अपार्टमेंट में 90% तक रहते हैं। अगर दूसरी जाति के लोग रहते हैं तो वो सिर्फ अगड़ी जाति के ही हो सकते हैं। राजीव और अभिषेक को कुछ जगहों पर लोगों ने बताया कि पटेलों की सोसाइटी को पुलिस ने निशाना बनाया है। 25 तारीख की शाम जब जीएमडीसी मैदान से पटेल नौजवानों का हुजूम लौट चुका था, तब वहां अनशन पर बैठे 700-800 लड़कों को भगाने के लिए पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया, लाठी चलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने लड़कों को पीटा ही, आम लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। मीडिया की टीम पर भी लाठी बरसाई गई, पत्रकारों को भी मारा गया। पुलिस की कार्रवाई का फैसला सरकार के स्तर पर था या राजनीतिक स्तर पर, अब कोई नहीं बता रहा है। हिंसा तो तब भी नहीं भड़की जब गुजरात की मुख्यमंत्री ने जीएमडीसी ग्राउंड जाकर पाटीदारों का ज्ञापन लेने से मना कर दिया। साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा के कारण पटेलों को आरक्षण देना संभव नहीं है। पुलिस की कार्रवाई होते ही आधे घंटे के भीतर अहमदाबाद के पटेल बहुल इलाकों में हिंसा भड़क गई। रामोल, निकोल, बापूनगर, नारायणपुरा, ओढ़व, कृष्णानगर, घाटलोडिया में कर्फ्यू लगा दिया गया। पटेलों और पुलिस के बीच टकराव की खबर आने लगी। बीजेपी नेता गोवर्धन जड़ाफिया ने भी कहा कि पुलिस बिना किसी कसूर के कई लोगों को बापूनगर से उठा ले गई है। हार्दिक पटेल ने बुधवार को गुजरात बंद का ऐलान किया तो सरकार ने इंटरनेट और व्हाट्सएप बंद कर दिया। अब हमारे राजनीतिक दलों को ठीक पता है कि व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने का काम कितना असरदार होता है। कुल मिलाकर बुधवार को गुजरात शांत तो रहा, लेकिन बनासकांठा में पुलिस की फायरिंग में 2 नौजवानों की मौत हो गई। उधर अहमदाबाद में मंगलवार शाम हुई पुलिस कार्रवाई में घायल 5 नौजवानों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत शांति की अपील की और कहा कि हिंसा से कोई रास्ता नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मिलकर और बातचीत से ही समाधान खोजना होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने फिर से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन उनके निवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य के गृह मंत्री का घर भी 25 तारीख की रात जलाने का प्रयास किया गया।
हार्दिक पटेल ने भी शांति की अपील की है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कोई बयान नहीं आया है। इस बीच लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, जिसका जवाब हम आज जानने का प्रयास करेंगे। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि पटेलों की ये लड़ाई आरक्षण के लिए नहीं है, बल्कि आरक्षण को ही खत्म करने के लिए है। पाटीदारों ने ऐसे बयान भी दिए हैं कि ओबीसी में जगह नहीं मिलेगी तो आरक्षण व्यवस्था ही खत्म कर देनी चाहिए। जीएमडीसी मैदान में नौजवान पटेलों की भीड़ को देखते हुए, लाखों की भीड़ को देखते हुए सोशल मीडिया में गुजरात के बाहर के नौजवान आरक्षण के खिलाफ लिखने बोलने लगे। आरक्षण विरोधी सवर्ण युवाओं को लगा कि पटेलों की रैली के बहाने फिर से मौका आया है कि आरक्षण के खिलाफ बात की जाए। संविधान सभा से लेकर आज तक आरक्षण के खिलाफ दी जाने वाली मेरिट और बराबरी की दलीलें नहीं बदली हैं। समस्या यह है कि आरक्षण विरोधी नौजवान जिन राजनीतिक दलों से उम्मीद करते हैं, जिन नेताओं को किसी लोहा का बना मानते हैं, उनमें साहस ही नहीं है कि वे आरक्षण के सवाल पर नए तरीके से सोचने का प्रस्ताव तक कर सके। सिर्फ इतना कहने से कि वे नए तरीके से सोचना चाहते हैं, उनका राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ सकता है। लिहाजा ये दोनों दल, जिसे आप कांग्रेस और बीजेपी के नाम से जानते हैं, 15-20 सालों से अपने घोषणा पत्र में सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात तो करते हैं, मगर सरकार में आते ही इन्हें चुप्पी मार जाती है। यहां तक कि गुजरात के मसले पर बात करने के लिए गुजरात और कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रवक्ता तक नहीं भेजे। यह बताता है कि कांग्रेस और बीजेपी हमेशा फेसबुक और ट्विटर के कमेंट पढ़कर राजनीति नहीं करती है। सोशल मीडिया के आरक्षण विरोधियों को भले लगता हो कि वे इन दोनों दलों को चलाते हैं। दूसरी तरफ इन आवाजों से दलित और ओबीसी समाज सतर्क होने लगा है। गुजरात का दलित तो अभी चुप है, मगर ओबीसी ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। समस्या यह है कि पटेलों के साथ साथ क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण और रघुवंशी भी ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। गुजरात में जगह जगह पर हो रही इनकी रैलियों से भी ओबीसी समुदाय ज्यादा आशंकित हुआ है। रविवार को वडोदरा के 60 गांवों से आए क्षत्रियों ने भी आरक्षण की मांग को लेकर 3 सितंबर के दिन रैली करने का प्रस्ताव किया है। करीब 5000 की संख्या में क्षत्रिय राजपूतों ने गोधरा में एक रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राजपूतों की इस रैली में पंचमहल, महिसागर और दाहोद से लोग जमा हुए। ब्राह्मण समाज और रघुवंशी समाज ने भी आरक्षण की मांग को लेकर सौराष्ट्र के अमरेली में रैली निकाली है। इस रैली में 30,000 के करीब लोगों के शामिल होने की खबर है और यहां भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इन रैलियों के जवाब में 23 अगस्त को अहमदाबाद में ठाकुर समाज ने, जो ओबीसी समाज है, एक रैली कर दी। ठाकुर समाज भी पटेलों की तरह आर्थिक और राजनीतिक रूप से बलशाली माना जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरक्षण एक लोकप्रिय और कारगर मॉडल हो गया है। अगर गुजरात में कोई विकास का मॉडल है या था, तो वहां मेरिट और बराबरी के लिए तो सबसे अधिक मौके होने चाहिए थे। वहां के नौजवान आरक्षण के लिए क्यों मजबूर हुए? ठीक है, पटेल समुदाय ने गुजरात और विदेशों में अपनी आर्थिक कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और बदले में उन्हें राजनीतिक ताकत मिली है। अब वही समाज जो सबसे समृद्ध माना जाता है, आरक्षण की मांग कर रहा है। जो सबसे अमीर माना गया वो आरक्षण मांगे, तो सवाल आरक्षण को लेकर होना चाहिए या उस अमीरी की हकीकत को लेकर? तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं, संस्थापक स्वराज अभियान के। अल्पेश ठाकुर जी हैं, संयोजक हैं आप क्षत्रिय ठाकुर सेना के। राजीव पाठक हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं एनडीटीवी अहमदाबाद के। चेतन भाई पटेल जी हैं, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति, अनामत आरक्षण को कहते हैं। पार्थिव शाह जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, आप निदेशक हैं सेंटर फॉर मीडिया एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के। आप गुजरात के बारे में जानते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं। योगेंद्र जी, आप राजनीति शास्त्री भी रहे हैं। मैं आपके पास ही आना चाहता हूं कि जो समुदाय एक 80 के दशक में आरक्षण विरोधी समुदाय के रूप में देखा जाता है, 21वीं सदी के दौर में जब लगा कि राजनीति और खासकर नरेंद्र मोदी के उभार के बाद कि जात पात और से ऊपर उठकर किसी राष्ट्रीय एकता में बंधती हुई गूंजती हुई नजर आ रही है, उसी गुजरात से पटेल समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, किसी की शरारत हो सकती है, या आप किसी और नजर से इसे देखना चाहते हैं? रविश, इसका विश्लेषण करने से पहले एक बुनियादी बात हमें दर्ज करनी चाहिए। चाहे ये स्टंट हो, चाहे ये राजनीति द्वारा प्रेरित हो, चाहे ये सही हो या गलत हो, इस देश में प्रदर्शन का और अपनी मांग मानने का एक बुनियादी अधिकार है।
और जो कुछ हमें मीडिया से पता लगा है, कल की उस रैली के अंदर जो लोग थे वो आक्रामक नहीं थे, भाषा जो भी हो, हिंसा उनकी तरफ से शुरू नहीं हुई थी। ये सारा कुछ तब शुरू हुआ जब पुलिस ने अंत में उसके ऊपर एक तरह से हमला बोला, उसको अरेस्ट किया और लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया। ये तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है इस देश के अंदर। और आप देखिए, उस राज्य के गवर्नर कह रहे हैं, आपने पढ़ा होगा आज ये अखबार में, राज्य के गवर्नर कहते हैं कि अहमदाबाद के अंदर हॉल के अंदर कोई मीटिंग नहीं हो सकती जहां सरकार की आलोचना हो। तो ये तो बिल्कुल बुनियादी लोकतांत्रिक हकों का हनन है, जिसके लिए गुजरात की सरकार, प्रशासन, पुलिस को जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। पहली ये चीज। दूसरा, आपने जिस विडंबना की तरफ ध्यान दिलाया, वो विडंबना केवल गुजरात में नहीं है। आप देखिए, चारों तरफ ये हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर मराठा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में जाट, और गुजरात के अंदर पाटीदार। वो सब किसान समुदाय जो अपेक्षाकृत संपन्न माने जाते हैं, अमीर जैसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा इनके लिए, लेकिन गांव के अंदर अपेक्षाकृत ऊपरी तबका है ये, वो आज अपने लिए ओबीसी आरक्षण मांग रहे हैं, जो कि जाहिर अटपटा लगता है। लेकिन उससे ये निष्कर्ष निकाल लेना कि इन्हें किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है और बेकार की चीज को तूल दिया जा रहा है, वो सच नहीं है। हो ये रहा है रवीश कि इनकी एक सच्ची समस्या है, लेकिन समाधान गलत निकल रहा है। समस्या ये है कि ये सारे के सारे कृषक समुदाय हैं, ज्यादातर गांव में रहते हैं, और इस वक्त खेती किसानी का संकट इतना भारी है, चाहे वो महाराष्ट्र में देख लीजिए, गुजरात में, पूरे देश भर के अंदर खेती से आपको ऐसी आमदनी नहीं हो सकती जिससे आप मध्यम वर्ग तो छोड़िए, थोड़ा सा भी आप एक डिग्निटी की जिंदगी जी सकें, इज्जत का जीवन जी सकें, वो हासिल नहीं होता है। और इसलिए इनके अंदर एक छटपटाहट है, खेती का संकट है जिसका कोई समाधान नहीं है। गांव का जो परिवार, चाहे वो पाटीदार हो, कोई भी हो जी। हाँ, पर मेरा यही एक सवाल है कि ऐसा तो नहीं है कि खेती में सिर्फ पटेल हैं, और आपने संपन्नता की बात की, लेकिन उस समाज का एक बड़ा हिस्सा अमीर तो है। वो मेडिसिन स्क्वायर में दिखता है, अमेरिका में दिखता है, हीरा की कंपनियों में दिखता है, और गुजरात के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उनके मालिक ज्यादातर वही हैं, रियल एस्टेट के हैं। तो वो हम इनकार नहीं कर सकते, बिना आरक्षण के मुख्यमंत्री उनकी जाति के हैं। एक पहलू ये है, और दूसरी जातियां भी तो हैं, मतलब जो खेती करती हैं वो भी प्रभावित हुई होंगी इस संकट से, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी और यूपी में भी। तो वो भी आरक्षण की मांग करती, या वो भी दूसरे तरीके से इतना उग्र आंदोलन के रास्ते पकड़ती, पर तो नजर तो नहीं आता सर। रवीश भाई, ये जो संकट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो पूरे खेती का संकट है, सब लोग प्रभावित हैं। लेकिन याद रखिए कि जो खेती वाले समुदाय हैं, उनमें से अब यही चंद इनी गुनी जातियां बची हैं जिनको ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता, बाकी सबको तो मिल रहा है आरक्षण। तो एक जो सही समस्या है कि खेती में आमदनी नहीं है, और अगर घर के अंदर कोई नौकरी करने वाला है तब तो बचत है, नहीं तो खाली खेती पे निर्भर करके कोई अपना सर ऊपर उठा के जी नहीं सकता गांव में। अब ऐसा देख के इन समुदाय के लोगों को ये भ्रम हुआ है कि समस्या का समाधान आरक्षण से हो जाएगा। आरक्षण से कोई समाधान नहीं होगा इस समस्या का, क्योंकि असली समस्या है कृषि का संकट। कृषि को आपको ठीक करना होगा, कृषि को रेम्यूनरेटिव बनाना होगा, और ये जो चीज हो रही है इससे तो ये जो कृषि के किसान समुदाय हैं आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। रही बात ये पाटीदार और ये बहुत अमीर होने के, दरअसल इन तीनों समुदायों के बारे में ये सच है। जो मराठा हैं उनमें से कुछ बहुत संपन्न है, लेकिन बहुत बड़ा तबका है जो साधारण गरीब किसान है। ये बात पाटीदार के बारे में भी लागू होती है। काफी बड़ा तबका जो गांव के अंदर आज भी है वो साधारण किसान है, किसान के सब दुख सुख झेल रहा है। और ये बात जाट पे भी लागू होती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जाट पे, जो खेती पे निर्भर है, उसकी स्थिति एक साधारण किसान से कतई बेहतर नहीं है। हमें दिखते उसके शहर के कुछ लोग हैं, हकीकत कुछ और है उसकी। चेतन भाई पटेल हैं। इसे एक लोग ये भी समझ सकते हैं कि जाति के नाम पे कुछ लोग उस जाति के तो अमीर हो जाते हैं, और वो भी इसके ताकत भी प्राप्त करते हैं राजनीति में, जाति या ये हिंदू मुस्लिम जिसके हम सब पीएचडी हो गए हैं आजकल इसके नाम पे, लेकिन आम समुदाय को फायदा नहीं पहुंचता है, अगर ये कारण है तो। लेकिन चेतन भाई पटेल हैं हमारे साथ, आप लोग भी अपनी बात रखते हुए इसे रेखांकित कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं कि गांव में संकट है, हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पढ़ के आ गए बहुत महंगी फीस देके तब भी नौकरी नहीं मिल रही है, विदेश जा रहे हैं तो अच्छा काम नहीं मिल रहा है।
लेकिन जैसा कि योगेंद्र यादव ने कहा, आपकी चिंताओं से और आपकी मांग से खेती का संकट तो नजर ही नहीं आता है। जैसे हार्दिक पटेल ने जब कल भाषण दे रहे थे तो उसमें यही लग रहा था कि हमें ओबीसी का आरक्षण दे दो। हमें नहीं मालूम कि आपके गुजरात में कितनी इतनी नौकरियां बंट रही हैं बाकी प्रदेशों की तुलना में, जहां पर दूसरे ओबीसी समुदाय नौकरी पाकर आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए। चेतन भाई पटेल जी। जी, योगेंद्र जी ने जो बताया जमीन के बारे में, एक सीधी सी बात है कि पहले के जो फार्मर थे, जो समझो कि 15 बीघा जमीन थी, उनके 3 लड़के थे, तो उनको बंटवारे में 5 बीघा जमीन आती थी। फिर अगली पीढ़ी में और 3 लड़के थे, तो उनके पास में क्या 1.5 बीघा जमीन है, 1.5 बीघा में वो क्या करेगा। पर उसके बाद जो वो पैदा करेगा, एक मैंने देखा कि भारत के संविधान में एक ऐसा है कि कोई भी चीज अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उसकी कीमत बनाने वाला नक्की करता है। जैसे एग्जांपल, कोई चीज मोबाइल बनाया कोई कंपनी ने, तो उसकी एमआरपी क्या करनी है वो मोबाइल कंपनी करता है। जबकि खेती एक ऐसा माध्यम है कि उसमें जो खेडूत जो प्रोडक्ट करता है उसका सरकार उसके भाव नक्की करती है। तो वो उसको कितने में पड़ा, आज जैसे कोई फार्मर ने गेहूं पैदा किया तो उसकी एमआरपी क्या करनी, किस दाम से बाजार में बेचने, वो सरकार नक्की करती है। तो क्या प्रॉफिट मार्जिन रखना, कितना प्रॉफिट रखना या लॉस, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो तो खेडूत ही जानता है। तो इस खेती के आधार पे मैं बात करता हूं कि आजकल कई चीजें ऐसी है जो उसका खेती का प्रोडक्शन दाम ऊंचा होता है और उसका जो बिकता है वो कम में बिकता है। तो जो पैसे खेडूत ने लगाए हैं तो उतने भी उसको रिकवरी नहीं होता। पर चेतन भाई, आप इन सब सवालों को लेकर आंदोलन क्यों नहीं किया? आरक्षण से आपको ऐसा क्या लाभ मिलता है? देखिए, एक छवि की समस्या है जो आपके पटेल समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है संपन्नता के मामले में और गुजरात के मामले में, पैसे के मामले में, वो तो एक सच्चाई है। अगर आपकी गरीबी सच्चाई है तो वो भी सच्चाई है। और दूसरा, आपकी जाति पटेल समुदाय जो है, इनका कोई जातिगत भेदभाव का अनुभव नहीं रहा है ना। आरक्षण तो इस आधार पर भी दिया गया कि कौन सी जातियां शोषित जातियां हैं। बल्कि जो गुजरात में मैं अध्ययन कर रहा था, जितना मैं जानता हूं कि अगर जातिगत शोषण के अगर किस्से आते हैं तो वैसे आरोप आपके जातिगत समुदाय पर लगते हैं। जी हाँ, है, ऐसा नहीं है कि पटेल समुदाय पैसे वाला है, बट परसेंटेज देखो आप कि शहर में कुछ रहते हैं, कुछ 5-10% पटेल के पास पैसे है, और पाटीदार की तो ऐसी आदत ही होती है कि कमाएगा 10 तो उसकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि वो बड़ा पैसे वाला ही दिखेगा। लेकिन जो गांव में हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे जो पाटीदार परिवार जो गांव में रहते हैं, आप गांव में जाके उनकी अगर अभ्यास करें तो आप पता चले कि उनको 2 टाइम खाने की रोटी भी नहीं मिलती। और गांव में जो रहते हैं, जो गांव में हमारे, आज आप खेती के अलावा गांव में कोई रोटी नहीं मिल रही है। 1 साल पहले तक आप लोग सब बीजेपी के साथ खड़े होकर, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े होकर ये बता रहे थे कि गांव-गांव में गुजरात का विकास हो चुका है, सिंचाई का मॉडल बन गया, वहां पशुपालन का मॉडल बन गया। अब अचानक कह रहे हैं कि आप खाने का पैसा नहीं है। ये आरक्षण लेने के लिए कह रहे हैं या सचमुच खाने का पैसा नहीं है? सरकार बता रही थी जी, वो सरकार बता रही थी, कोई हमने, लेकिन आप सरकार को वोट तो कर रहे थे ना, उसी पार्टी को वोट कर रहे थे, तो हम मानेंगे ना कि आप सच ही समझ के किसी को वोट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपको किसी सरकार ने वो जो हमारा बोलते हैं कि इलेक्शन के लिए जो प्रचार किया था कि हम आपको ये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो तो चुन के बैठ गए अपनी सीट पर। अभी कोई सामने देखता ही नहीं है। राजीव पाठक है। राजीव, हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो गांव की हकीकत अब जो दूसरे तरीके से बताई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? और जो मैं योगेंद्र जी से भी पूछ रहा था कि क्या हम ये समझे, जो गुजरात के बाहर के हमारे दर्शक हैं, कि गुजरात के गांव में सिर्फ पाटीदार पटेल ही खेती करते हैं, दूसरी अन्य ओबीसी जातियां जो हैं वो खेती नहीं करती हैं? अगर खेती में संकट है तो सभी जातियों को प्रभावित होना चाहिए, या ये इनकी जो मांग है वो दरअसल आरक्षण लेने के जरिए उसे उस सिस्टम को चुनौती देने का एक की रणनीति है? राजीव। देखिए, मैं आपको इसमें 2 चीजें बताऊंगा। पहली बात कि ये जो पूरी मांग उठी है, ये जो एक फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से है। 3 चीजें।
सबसे पहले पिछले 3 सालों में खेती में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति रही है। 3 सालों से पहले तक खेती की स्थिति, बारिश मौसम अच्छा हो रहा था, मौसम में बारिश अच्छी हो रही थी, जिसकी वजह से फसल ठीक ठाक हो रही थी, उतना संकट नहीं था। लेकिन पिछले 3 सालों से संकट बहुत ज्यादा बढ़ा है। पिछले साल तो कहें कि कपास में जो बुआई में जितना खर्च हुआ, जो उसकी फसल लेने में जितना खर्च हुआ, उससे कम लोगों को पैसा मिला है, तो वो एक संकट है। दूसरी बात कि जो पटेल शहरों में थे, एक सूरत का आपको एग्जांपल दूं तो जो डायमंड तराशने का जो काम है वो बहुत बड़े पैमाने पर पटेल उसमें, उसको हीरा घसू कारीगर कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी संख्या में उसमें पटेल थे, क्योंकि उसके मालिक भी पटेल हैं, इसलिए वो पटेलों को ही नौकरी पर ज्यादा रखते हैं। अच्छा। उसमें कारीगर में बहुत बड़ी संख्या में पटेल थे। पिछले 1 साल से बहुत ही भारी मंदी का दौर चल रहा है। तीसरी बात, गुजरात में 2009-10 तक सरकारी नौकरियों में भर्ती पूरी तरह से बंद थी। 2009-10 के बाद भर्तियां शुरू हुई, लेकिन वो भर्तियां भी फिक्स पे आप ये समझिए कि फिक्स पे का मतलब ये है कि आज आप पुलिस सब इंस्पेक्टर आप बन गए हैं तो आपकी 5 साल तक की फिक्स पे रहेगी कि आप 6,000 रुपया आपको सिर्फ महीने का मिलेगा, और फिर 5 साल के बाद आपको रेगुलर तनख्वाह मिलेगी। सवाल सिर्फ फिक्स पे का नहीं था, ये था कि फिक्स पे की नौकरी पाने के लिए 10-10 लाख, 15-15 लाख की अब जो घूस है वो देनी पड़ रही थी। और चौथी बात कि पटेलों में सबसे ज्यादा विदेश जाने का चलन है। जो 2008-9 के बाद जो मंदी आई है, विदेशों में भी नौकरी उतनी ज्यादा नहीं है, और अपने देश में भी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको सही नहीं मिली है, तो उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है जो कि उभार आ रहा है। और इसमें डेफिनेटली एक पॉलिटिकल मोटिव भी है कि इसके जरिए आरक्षण का जो उनको एक तो उनको उभार आ रहा है, उसको एक रास्ता उनको ये लगा कि शायद आरक्षण मांगने से इसका कोई हल निकलेगा। वो हल नहीं निकलेगा, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल बेनिफिट जरूर, जो मेरी पटेल आंदोलन में जितने भी लोग आए थे उन सभी ने ये मुद्दे गिनाए थे, और साथ में ये भी कहा था कि हमें आरक्षण मिले या न मिले, हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल मोटिव भी इसमें अटैच है। तो एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि जमा होकर अब एक उभार के रूप में बाहर निकले हैं, एक ज्वालामुखी फटने के तौर पे बाहर निकले हैं। अल्पेश, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप ओबीसी ठाकुर सेना है आपकी, आप लोगों ने इनके पटेल नौजवानों की मांग के खिलाफ आंदोलन किया। आपकी आशंका है कि ये शायद ओबीसी में आएंगे तो आपका हक मारा जाएगा, पर गांव देहात में क्या मैं ये समझूं कि आपकी जातियां भी हैं, खेती करती हैं, क्या आप भी चेतन भाई पटेल से सहमत हैं कि गुजरात के गांव में एक ऐसा बड़ा संकट है, भले आप आरक्षण की मांग ना कर रहे हों, लेकिन आप सब उस संकट से प्रभावित हैं? अल्पेश जी, देखिए, ये जिस तरह का माहौल बताया जा रहा है कि गुजरात में ओबीसी को ऐसा क्या मिल गया कि ये लोग मांगने निकले हैं। ओबीसी एक ऐसा तबका है, बहुत बड़ा तबका है गुजरात का, 54% उसकी आबादी है। गुजरात में ओबीसी अभी भी पिछड़ा हुआ है, और गुजरात में आपको बता दूं, जो ओबीसी को दर्जा मिला था वो इन्हीं सवर्णों के खिलाफ मिला था। और सवर्ण जातियों में पाटीदार के पास गुजरात में सर्वे कीजिए, डॉक्टर सबसे ज्यादा किसके हैं, अस्पताल किसके हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज किसकी है, सब इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है। और गुजरात में इन्होंने अभी जो बोला कि हीरा कारखाना में मालिक भी वही है और उन्हीं को लोग को लेते हैं, भेद इन्होंने ही बनाया है। उनकी फैक्ट्री में मैनेजर वो है, मजदूर हमारे हैं, उनके खेतों में मालिक वो है, मजदूर हमारे हैं। ये अभी बात हो रही है कि पाटीदार सरकारी नौकरी का सर्वे कीजिए कि उसमें पाटीदार कितने हैं। आप ओबीसी की बात क्यों नहीं कर रहे? ओबीसी अभी भी पिछड़ा हुआ है, ओबीसी का एजुकेशन स्तर डाउन है। अल्पेश जी, ठीक है, आपका पॉइंट समझ में आया कि आप विरोध कर रहे हैं। अल्पेश जी, मुझे ये बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गुजरात के गांव में खेती का संकट है, और उस संकट का सामना आप भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे पटेल या पाटीदार कर रहे हैं? देखिए, अभी गुजरात की समृद्ध जातियों को ये दिक्कत है, तो आप अंदाजा लगाइए, हम तो ओबीसी वाले पिछड़े हुए लोग हैं, हमारी तो बदतर हालत है, और गुजरात के अंदर हम तो बहुत ही बर्बरता से जी रहे हैं। ये आप अचानक बर्बरता से कहने लगे? अभी तक लोग आप गुन गा रहे थे, अभी तक आप लोग, अब तो कह दें तो सोशल मीडिया पे 500 लोग आके गाली देना शुरू हो जाएंगे, जो चलन शुरू किया था आप लोगों ने।
अब अचानक आप कह रहे हैं अल्पेश जी की गांव में बर्बरता से रह रहे हैं। चेतन भाई पटेल कह रहे हैं कि गांव में दो प्रभुत्व, दो बलशाली जातियां गुजरात की, जो मैंने पता किया कि ठाकुर और पटेल दोनों ताकतवर जातियां, और दोनों ऐसे अपने आप को निरीह बता रही हैं कि गांव में उनकी हालत खराब है। हम किस पे यकीन करें? जो वो मॉडल विज्ञापनों के जरिए हमको परोसा गया था, क्या वो विज्ञापन था या वाकई में हकीकत था जो हम नहीं देख सके? नहीं, मुझे मेरे मित्र अल्पेश जी से वो कहना है कि आप अगर सर्वे कराते हो कि पाटीदार ये बिजनेस में है, ये बिजनेस में है, देख गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में देखो कि पाटीदार कहाँ है, पुलिस में देखो पटेल कितने हैं। आज गुजरात की जो परिस्थिति हो रही है वो उसमें देखो खदानों के मालिक बनते थे, वो सिपाही बनने के लिए, पुलिस में नौकरी के लिए, जो राजीव कह रहे हैं कि फिक्स पे की तनख्वाह, पुलिस की जो आपने जिक्र की, वहां तो 5,000 या 6,000 6 साल के लिए फिक्स है। ये तो पता ही नहीं था, विज्ञापन में तो कोई बताता ही नहीं है कि गुजरात में नौकरी कीजिए 6 साल तक हम 5,000 का वेतन देंगे। पर अल्पेश आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फैक्टर में गुजरात की सभी फैक्टर में, और आपको बता दूं गुजरात गवर्नमेंट की 44% जो गुजरात गवर्नमेंट की नौकरियां हैं वो पाटीदारों के पास है, और ओबीसी के पास 10% भी नहीं है। 54 की आबादी है हमारी, फिर भी हम तो वहीं के वहीं हैं। और पहले जब आरक्षण डाला गया 27% में 81 जातियां थी, अब 146 हमारे साथ वो तो वहीं की वहीं है, 27 ही है। पार्थिव शाह जी हैं, तो एक मैंने तो देखिए जातियां तो बहुत डाली गई, पर आरक्षण का वही के वही है, तो वो कोटा बढ़ता नहीं है। तो वही योगेंद्र जी तो वही कह रहे हैं ना कि आरक्षण अब एक भ्रम हो गया है। इस पे हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे, पर अभी मैं जानना चाहता हूं पार्थिव जी कि जो रैली में मैं देख रहा था कि ठीक है कि ये सवाल एक हद के बाद बेमानी लगती है और कि कौन है इनके पीछे, अगर आरएसएस है, वीएचपी है, तुगड़ियां हैं या अरविंद केजरीवाल हैं, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति पे तो चप्पे चप्पे पे नजर रखते हैं। अब तक तो ये बात सामने आ गई होती, लेकिन इनकी रैलियों में सिर्फ नौजवान हैं, लेकिन जो बुजुर्ग नेता हैं, जो स्वामीनारायण संप्रदाय का जो प्रभाव है, जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, वो अफोर्ड कर पा रहे हैं कि इनका समर्थन ना करें, है ना। अगर उनको डर लगता है कि हमारा समाज हमारे खिलाफ चला जाएगा तो वो इस्तीफा देके आ गए होते, लेकिन वो तो एकदम चुप हैं और मजे में हैं। हाँ, वो इसलिए भी है क्योंकि ये जो हार्दिक पटेल है, आप जैसे कह रहे हैं कि इनके पीछे है कौन, तो वो एक बड़ा सवाल फिलहाल इनके पीछे वो 10-15 लाख लड़के नजर आ रहे हैं, जब 10 लाख या 5 लाख 4 लाख 10 लाख या 4 लाख क्यों है? क्योंकि अगर वो पार्टी वाले होते तो नहीं आ जाते। वो अलग अलग, मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कमल नहीं खिलेगा 2017 में, मगर अगर आप हमारा साथ देंगे तो खिलेगा फिर से। तो ये दोनों बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई वो पार्टी से तो नहीं आ रहे, नहीं तो इतने सारे लोग नहीं आ जाते। एक पर्टिकुलर आपको लेके अगर आते वहां, तो जरूरी नहीं है कि इतने लोग आ जाते वहां। तो एक तो चीज है कि वहां लोग नाखुश है। अभी किस बात से नाखुश है ये सब लोगों ने बता दिया आपको, अलग अलग चीजें कही। और मेरा भी ये मानना है, इनफैक्ट अभी मैं आने से पहले स्टूडियो में अनिल गुप्ता जो कि एक आईआईएम के बड़े प्रोफेसर है, वो ये कह रहे थे कि बड़ी जगहों पे इनको अभी कुछ खाना पीना तो मिल गया, उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो मॉडल की बात आप कर रहे थे, तो गुजरात के अंदर जमीन जो है कम हो रही है, खेती की जमीन। नहीं, ये आइडिया बड़ा अच्छा है कि 5,000 रुपए की नौकरी 6 साल के लिए फिक्स कर दी जाए। ये अच्छा है, पूरे देश में लागू करना चाहिए था। पानी का भी सतह जो है बहुत नीचे जा रहा है, तो खेती की पैदाइश जो है वो बहुत ही कम है। पूरे देश में ये संकट है, जी है ना। तो ये अगर खेती का संकट है तो खेती के मसले को लेकर आगे बढ़ेगा ना, किसान आएगा, ये नौजवान आ रहा है उसके बदले। बट नौजवान को क्यों आना पड़ रहा है? जमीन ही नहीं है, उनको भी लग रहा है कि हमें भी ये नौकरी चाहिए, हमें भी एडमिशन चाहिए। अल्पेश भी बात मान रहे हैं कि जमीन का आकार जो है वो छोटा होता चला जा रहा है और वो संकट है। तो वो मेडिसिन में उनको चाहिए आगे जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, तो ये सारी इंस्टीट्यूशन में इनको आगे जाना है, और वो एक ही तरीके से आ सकते हैं अगर वो उनके पास आरक्षण है। तो दिस इज व्हाट दे आर। अभी उनको क्या लाभ मिलेगा? अगर वो राजीव कह रहे हैं कि 2010 के बाद नौकरियां खुली भी हैं, तो कितनी नौकरियां खुल गई हैं वहां पे कि जहां सबको अगर ब्राह्मण भी मांग रहे हैं, रघुवंशी भी मांग रहे हैं, राजपूत भी कह रहे हैं कि हमको आरक्षण की रैली निकालेंगे, ओबीसी में डालिए। ऑलरेडी आपने सुना कि 49% तो भर चुका है। रवि जी, तो एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको। एक बात यह है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि 40% वाला डॉक्टर बन रहा है, तो मान लीजिए 40% वाला डॉक्टर बन रहा है, क्योंकि वो बात सही नहीं है। हमारे यहाँ बीजे मेडिकल के आंकड़े हैं हमारे पास, 95 पे ओपन का मेरिट स्टॉप हुआ था और 92 पे ओबीसी का, यानी डिफरेंस 3% का है। और 3% में ओबीसी एक ऐसा पिछड़ा हुआ वर्ग है जिसको खाना नहीं मिलता, जिसको रोटी नहीं मिलती या कपड़े भी नहीं मिलते। पर अगर ओपन का लड़का
40% वाला वो सेल्फ फाइनेंस में डोनेशन देके 40% वाला डॉक्टर बन सकता है, ओबीसी वाले के पास पैसा नहीं है तो वो नहीं बन पाता। इसीलिए जो आरक्षण है ओबीसी को आगे लाने के लिए उसका सही तरीके से उसका पालन होना चाहिए। पर ये भी पॉइंट है योगेंद्र जी। मेरा एक सवाल है कि एक हिंदुत्व की चादर तो थी और ऐसा लगा था कि सारे समुदाय एक जगह जमा हो गए हैं, जो हम कैसे मान लें कि एक समस्या को जीते हुए राजनीतिक रूप से अगर आप फैसला देते हैं तो अल्पेश ठाकुर और चेतन भाई एक साथ खड़े हैं, इनकी आर्थिक समस्याएं भी बिल्कुल एक समान है, भले मांग अलग अलग है कि इनको ये आरक्षण मांग रहे हैं, कह रहे हैं इनको आरक्षण हम अपने में से नहीं देंगे, तो हम ये कैसे मान लें कि इतने अंतर के साथ एक मतदाता खड़ा हो सकता है? मतलब वो जिसको आर्थिक स्थिति से मिल नहीं रहा है लेकिन फिर भी राजनीति में ये दोनों भाई भाई हैं और जमीन पे एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन है। वही एक विडंबना है हमारी राजनीति की कि जो सवाल है, समस्या है, वो सच्ची है, लेकिन उस पे एक ऐसे समाधान सुझाए जा रहे हैं जिसका समस्या से कोई संबंध नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बार बार साथ कि सारे वक्ताओं की बात से एक बात तो स्पष्ट है कि गांव में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति किसी न किसी शोषण का शिकार है। पाटीदार दूसरों से कुछ बेहतर अवस्था में है, दूसरों से बुरी अवस्था में नहीं है, लेकिन पूरा गांव दबा हुआ है। अब इसका समाधान ये है कि आप गांव की अर्थव्यवस्था को देखिए, समाधान ये है कि आप खेती को सुधारिए, समाधान ये है कि जो फसल को नुकसान होता है उसका मुआवजा दीजिए। उसका समाधान आरक्षण नहीं है, किसी तरह से नहीं है। और दिक्कत ये है कि सारी चीज को आरक्षण की तरफ मोड़ देना एक तरह से आसान और सस्ती राजनीति हो जाती है। किसानों को जोड़ना कठिन है, एक जाति के लोगों को जोड़ना आसान है, आर्थिक सवालों को उठाना लंबे संघर्ष है, आरक्षण का सवाल एक बहुत चालू और ऐसा सवाल हो जाता है जो चल जाता है, राजनीतिक रूप से बड़ा एक्सप्लोसिव सवाल बन जाता है, उसे चलाना आसान हो जाता है। लेकिन अंततः इसका होता सिर्फ ये है कि गांव के लोगों की, गांव का जो पाटीदार भी है, बाकी लोग भी हैं, उनकी जो सच्ची समस्या है उसका इस्तेमाल सिर्फ ईंधन की तरह होता है और उसके जरिए कुछ शहर में बैठे हुए लोग जो कि नौकरी के कगार पे हैं, और गिनचुन के हैं कितनी नौकरियां, मुट्ठी भर तो नौकरियां हैं जिसके पीछे सारी बात हो रही है, उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। यही एक राजनीति का खेल है जो कभी कभी सांप्रदायिकता की शक्ल लेता है, अब जातीय ले रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि जातीय हिंसा गुजरात के लिए नई चीज नहीं है, पिछले 10 साल में हम भूल गए हों, लेकिन 80 का दशक का गुजरात जल रहा था इस जाति के सवाल पे। तो ये बहुत गंभीर मामला है, इसको थोड़ा सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज जो मैं बाद में कह सकूं तो वो ये कि ये हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था का जो एक डेड एंड आ गया है, यानी कि इस देश में अगर किसी जाति को कहना हो कि मुझे आरक्षण में शामिल करो, उसका एक ही तरीका है कि आप सड़क पे बैठ जाओ, आप रेल पटरी को बंद कर दो। पूरी हमारी राजनीतिक व्यवस्था कह रही है कि यही एक तरीका है, यही एक तरीका, ये तरीका चल नहीं सकता। अगर इस तरीके से करेंगे तो ये देश चल नहीं सकता। इस देश को बहुत बहसों की जरूरत है, लेकिन आरक्षण पे एक और बहस की आवश्यकता नहीं है। हम चेतन भाई पटेल से गुजारिश करेंगे कि सोच के रखें जो अभी योगेंद्र जी ने कहा, हम ब्रेक से लौटेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन क्या आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, इस पर मैं बहस नहीं करूंगा, क्योंकि जिन पार्टियों को आप वोट देते हैं उनके नेताओं में इतना भी साहस नहीं है कि वो ये कह दें कि हम इस पे नए तरीके से सोचना चाहते हैं। जब आप जिस पे भरोसा करते हैं उसमें इतना साहस नहीं है तो मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं। तो छोटे से ब्रेक के बाद मैं आता हूं और बात करेंगे क्या रिजर्वेशन डेड एंड पे पहुंच गया है और इस तरह से मांग करने का तरीका ठीक है। छोटे से ब्रेक के बाद। चेतन पे जाने से पहले पार्थिव आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे कुछ पटेल मित्र हैं गुजरात में जी, वो भले इनके आंदोलन करने के तरीके से सहमत नहीं हैं, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, हमारा समाज मेहनती तो है लेकिन बहुत गरीब है। मैं सचमुच इस इमेज प्रॉब्लम की हकीकत के बारे में एक बार और जानना चाहता हूं। और दूसरा ये बात है कि ठीक है, अगर ऐसी छवि बनी है तो उसके लिए पटेल ही अपने जिम्मेदार होंगे, अपने आक्रामक या जो भी है उसकी वजह से। लेकिन मैं एक सवाल पूछते हुए ये भी सोच रहा हूं कि अगर संपन्न, समृद्ध ना भी कहें योगेंद्र जी की तरह,
उनसे ये सबक लेते हुए संपन्न जातियों की ये हालत है तो गरीब जातियों की क्या हालत होगी। मैं सिर्फ गुजरात की चिंता नहीं कर रहा हूं, बाकी जगहों की चिंता कर रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, विज्ञापन अच्छा बना देते हैं, वो चुनाव तो आ ही रहा है, विज्ञापन अच्छा बनाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पटेल छवि के संकट से गुजर रहे हैं क्या? बिल्कुल गुजर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है ना उनके यहाँ लिंग अनुपात बहुत खराब है ना, मतलब उनका अपना जो सोशल ट्रैक रिकॉर्ड है, इकोनॉमिक ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है उनका निश्चित रूप से, लेकिन सोशल ट्रैक रिकॉर्ड में क्या इसकी वजह से ये शिकार हो रहे हैं इसके? बिल्कुल। एंड मेरा ये भी मानना है कि ये बहुत मेहनती जाति है, जैसे आपने कहा, विदेशों में भी बहुत गई है, तो इसकी वजह से मोटेल पटेल ये सब चीजें, प्लस जैसे निर्मा के करसन भाई पटेल इतनी बड़ी उन्होंने एकदम साइकिल पे बेचते हुए निकले थे और कहां से कहां पहुंच गए, तो ये सारी जो स्टोरीज हम सुनते रहते हैं पटेलों के गांव के मीडिया के, हम कितने मैगजीन के कवर स्टोरी पे देखते रहे। बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी ये एक छवि निखरी है कि ये बहुत ही मतलब शानदार उनका प्रदर्शन रहा है। बट बहुत सारे पटेल है जो कि आज भी खेत मजदूर है, वो जो वो गरीब हैं, गरीब मतलब गरीब हैं, बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल गरीब है। और ऐसा नहीं है कि गुजरात में कोई गरीब नहीं है, ये तो गलत बात है कि आप अगर कहें कि गुजरात नहीं, गुजरात में सब अमीर है। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। रमेश जी, हाँ अल्पेश जी, एक बात पूछना चाहूंगा मैं। हाँ, अगर पाटीदार गुजरात की समृद्ध जाति दुखी है, गरीब है, तो आप अंदाजा लगाइए ओबीसी एससी एसटी का क्या हाल होगा। बिल्कुल सही बात। ये तो आप सरकार से पूछिए ना सर, मैं क्यों अंदाजा लगाऊं? ये तो बात सही है अल्पेश जी, आप उस सरकार से पूछिए जो योगेंद्र ने अभी कहा है कि देखिए दिक्कत ये है कि आपकी और चेतन भाई की मांग सही हो सकती है, सवाल सही हो सकते हैं, लेकिन आप लोग रास्ता हल्का वाला चुनते हैं। अगर खेती में संकट है तो ये आप जब राजनीतिक फैसला करते हैं, किसी का भी करते हैं, नीतियों के स्तर पर अगर आप कांग्रेस का भी फैसला कर लिए होते तो कोई बहुत अंतर तो नहीं होता, मैं बता सकता हूं, दोनों में तो कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन आप लंबा रास्ता चलना नहीं चाहते आप लोग, तो आप लोगों को लगता है कि ये एक आरक्षण बचाओ या आरक्षण लाओ को लेकर करे। पर चेतन भाई, मेरा एक सवाल है आपसे कि एक आवाज आती है कि हमको दो ओबीसी में, नहीं तो रिजर्वेशन खत्म कर दो। ठीक है, ये तय आप नहीं कर सकते हैं ना, ये आप नहीं तय कर सकते। लेकिन जब आप ये सवाल उठाते हैं चेतन भाई, तो एक आशंका जाती है कि मूलतः आप लोग आरक्षण को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिस वजह से भी बाकी जातियां आपके खिलाफ गोलबंद हो गई हैं, जमा हो गई हैं। एक सवाल मैं भी चेतन भाई से पूछना चाहता हूं। जरूर, पूछ लीजिए, फिर चेतन एक साथ जवाब दे दें। पूछ लीजिए राजीव। हाँ रवीश, एक चीज मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पटेल इकोनॉमिक में तो पूछिए राजीव। तो उस टाइम एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि इकोनॉमिक फायदे इन्हें मिल रहे हैं, उसमें वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सोशली भी समानता की वो मांग करेंगे कि जहां पर जो फॉरवर्ड की सोसाइटीज है वहां पर जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उन्हें घर नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, मैं पूछता हूं, उनके साथ में उठना बैठना नहीं होता है, क्या सोशल समानता की भी वो मांग करेंगे क्या? चेतन भाई, एक जो हमने पूछा अभी आपसे पहला सवाल, दूसरा राजीव ने जोड़ा है कि एक और संकट है कि आप सामाजिक समानता की कभी बात नहीं करते। जैसे पटेल समुदाय अगर किसी अपार्टमेंट में रहता है, अगर वहां दो दलित अपार्टमेंट खरीद लें तो आप खरीदने नहीं देंगे। मुझे ओबीसी का नहीं मालूम, अगर ओबीसी उस अपार्टमेंट में जाए तो आप उसे नहीं खरीदने देंगे। तो आप देखिए, आरक्षण की मांग करने वाले की पहली शर्त होती है कि वो एक सामाजिक समानता की मांग करता है। वो बात नहीं झलकी आप लोगों की इस लड़ाई में। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज है। मैं जो सोसाइटी में रह रहा हूं आज अभी अहमदाबाद में, वहां 61 बंगलोज है, उसमें जनरल कास्ट के करीबन 10 के या 12 लोग फैमिली है, बाकी सब ओबीसी या एससी या एसटी, तो हम लोग सब मिलके रहते। ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं एक या दो जगह पे ऐसा हो तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। वो तो कहीं ऐसी भी जगह है जहां पटेल को जगह नहीं मिलती। पर आप उस सवाल का जवाब दीजिए कि आप कहते हैं कि हमें आरक्षण दो, मकान नहीं मिल सकता। नहीं, एक अल्पेश भाई रुकिएगा जरा सा। चेतन भाई, आप ये कहते हैं कि हमें आरक्षण दो, नहीं तो आरक्षण को समाप्त करो, जिसकी वजह से दलित और ओबीसी में ये आशंका है कि ये कोई आरएसएस का गेम प्लान है या नहीं मुझे नहीं मालूम। ये लोग कहते हैं कि आप इस सवाल को उठा के आरक्षण को ही समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है आरक्षण में किसी नए के लिए जगह बची नहीं है, नौकरियां उतनी है नहीं। चेतन जी, देखो, ऐसा है कि
पहले के में ऐसा था कि कोई एक जाति, कोई एक कम्युनिटी एक ही बिजनेस में थी, एक ही धंधा करते थे। जैसे कोई दूध बेचने वाला तो दूध, सब्जी बेचने वाले एक कम्युनिटी पूरी सब्जी ही बेचती थी। आज ऐसा नहीं है, आज हर एक कम्युनिटी हर एक धंधे में है। तो आज ऐसा तो है नहीं कि भाई एक एक कम्युनिटी बिल्कुल नीचे है। आज मैं जैसे कोई भी एक एग्जांपल, मैं कोई किसी का नाम देना नहीं चाहता, कोई ज्ञाति का, मैं हमें किसी का विरोध नहीं है, लेकिन आप सोच लीजिए कि कोई भी एक ज्ञाति का एग्जांपल ले लीजिए, वो ज्ञाति के लोग हर एक अलग अलग प्रकार के बिजनेस करते हैं। पहले ऐसा था कि प्रजापति तो जैसे आपने जवाब नहीं दिया। जैसे आपने कहा अभी एक बाहर से एक सज्जन ने एसएमएस किया है, वो कह रहे हैं कि मैं रघुवंशी हूं, लेकिन अगर पटेल की सोसाइटी में मकान खरीदना चाहूं तो नहीं मिलेगा। तो ये आप सामाजिक समानता पे अगर आप बदल रहे हैं तो आपको सामाजिक समानता के सवाल पे भी सोचना पड़ेगा। और आप नहीं बता रहे हैं कि क्या आप आरक्षण का विरोध करते हैं, उसे समाप्त करने की बात करते हैं, या भावना में कहते हैं कि हमको नहीं तो किसी को नहीं। जी। और रवीश जी, हाँ। ये इन्होंने ही बनाया है। और आपको बता दूं, आपने बोला कि ठाकुर कम्युनिटी समृद्ध है। गुजरात में 1% नौकरियां भी गुजरात अभी तो सबको गरीब करने का, देखिए वो बंगलों में रहते हैं चेतन भाई पटेल। अभी इन्होंने कहा बंगलों में कहते हैं, किसी ने कहा हार्दिक वो BMW में चलते, मैंने देखा नहीं। पर आप चेतन मेरा सवाल का जवाब देंगे या मैं जाऊं योगेंद्र जी के पास? सुन नहीं पाया सर जी, जरा प्रश्न दोहराइए। हाँ, मैं ये दोहरा रहा हूं कि आप जब कहते हैं कि आरक्षण के विरोधी हैं, तो आरक्षण दो नहीं तो समाप्त करो, तो लोग कहते हैं कि भाई आप आरएसएस का कोई गेम प्लान है आरक्षण को समाप्त करने का। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि आरएसएस का गेम प्लान है या किसका गेम प्लान है। हमको तो हमारा पाटीदार समाज के लिए जरूरत दिखता है कि पाटीदार समाज को आरक्षण की जरूरत है, तो उसके लिए हम मैदान में आए हैं और हमारी गवर्नमेंट से हम आरक्षण की मांग करते हैं। ठीक है योगेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आपने कहा कि डेड एंड पे पहुंच गया है ये आरक्षण की जो बात है। अभी भी हमारे पास कोई इस तरह का तथ्यात्मक चीजें नहीं है। हालांकि यही ज्यादा आता है कि जो आरक्षण दिया गया है वही सीटें नहीं भरी जाती हैं। चाहे अभी आप पीएमओ में देख लीजिए या मंत्रालयों में कितने दलित सचिव हैं, वो सारी हकीकत सामने आती है। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों किसी राजनीतिक दल में ये हिम्मत नहीं है। वो घोषणा पत्र में लिखते हैं कि हम आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देंगे या कमजोर तबकों को आरक्षण देंगे। इस सवाल को भी छूने से हमारे पॉलिटिकल पार्टियां डरती क्यों हैं? सामाजिक न्याय की ईमानदार राजनीति करने की कुव्वत नहीं है। आप एक साधारण एग्जाम्पल देखिए जो जाट आरक्षण के साथ हुआ था। जिस दिन जाट आरक्षण घोषित हुआ था उस दिन कांग्रेस जिसने घोषणा की थी और बीजेपी जो विपक्ष में थी, दोनों को अच्छी तरह पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन खारिज हो जाएगा। लेकिन दोनों खो खो खेल रहे थे कि भाई मैं तो कह देता हूं कि मैंने दिया, मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट ना कर देगा। बीजेपी ने कहा कि ठीक है, मैं कैसे विरोध कर दूं, मैं भी चलने देता हूं, मुझे भी पता है सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब दोनों कह रही हैं ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, अब हम कोई तरीका ढूंढेंगे। सबको पता है कोई तरीका नहीं है। ईमानदारी की राजनीति करने की कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि दरअसल सामाजिक न्याय से गहरा सरोकार है नहीं, केवल उसका एक नाम करना है। इसलिए मैं समझता हूं 2-3 कदम हमें बड़े साधारण तरीके से सोचने चाहिए अगर सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे ले जाना है। पहला, जो एक संवैधानिक ढांचा बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आ चुका है, इस सब के बाद केवल एक चीज की कमी है, वो ये है कि एक ऐसी संस्था जो कि इसमें आंकड़ों को कायदे से बनाए, जिसकी साख हो। इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने 6-8 साल पहले लिखी थी कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन इस देश में होना चाहिए। और ये बहस की कौन सी जाति पिछड़ी है, कौन सी जाति पिछड़ी नहीं है, ये सड़क पे नहीं होनी चाहिए, रेलवे ट्रैक पे नहीं होनी चाहिए। उस संस्था का काम होना चाहिए कि आंकड़े जुटाए। दूसरा, कि यहां इस देश के आरक्षण की व्यवस्था में कई छोटे मोटे सुधार की जरूरत है। जाति के अलावा कई दूसरे किस्म के पिछड़ेपन हैं, औरत का है, शहर गांव का है, गरीब का है, जिसको आपको शामिल करना चाहिए। कोई तरीका सोचिए। बहुत जी। और तीसरा और सबसे बुनियादी चीज रवीश भाई, वो ये आरक्षण इस देश की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। बेरोजगारी और शिक्षा के अवसरों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। कृपया उस पर बहस करें। अल्पेश जी 10 सेकंड आपके पास। हाँ अल्पेश जी बोल लीजिए। हाँ, गुजरात में चाहे पाटीदार का युवा हो चाहे ओबीसी SC ST का,
सभी पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं, ऊब गए हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन वादे तो बहुत करते हैं हमसे, लगता तो पर हम नहीं। युवाओं को नहीं सुनते। लगता तो नहीं। यस, हम आप युवा इतने भोले नहीं हैं, आप युवा भोले नहीं है। अमेरिका में कोई म्यूजिक वीडियो आता है, पता चल जाता है, और आप नेता ठग लेता है तो कहते हैं हमें पता नहीं है। इतने भी भोले नहीं है आप, मैं नहीं मानता। आप अपनी मर्जी से ठगे जाते हैं। नहीं, पर रवि जी हमारी पर मांगे राजीव, तो नहीं मैं जानना करेंगे। चाहता हूं, मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं, कि क्या गुजरात में अब शांति, देखिए बहुत लोग डरे हुए हैं कि कहीं टकराव ना हो, क्या अब तक जो व्यवस्था शांति हुई होनी है चाहिए। ये विश्वास जताती है आपको एक रिपोर्टर के तौर पे कि अब चीजें संभल गई हैं, अब यहां से हिंसा की खबरें रुक जाएंगी? राजीव, देखिए, हिंसा की खबरें रुकने की मुझे उम्मीद जरूर है। हाँ। क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से हैंडल किया था, उसकी वजह से पुलिस और लोगों के बीच में आपसी विश्वास की पूरी कमी थी, जो कि अब सेना आने सेना आ से गई। एक वो विश्वास बढ़ेगा। चलिए। इसीलिए मुझे लगता जो है सेना कि अब बुलाई गई शांति है होगी। उसका एक हिस्सा लेकिन वेतन और पेंशन के लिए सड़क पर बैठा हुआ है, और एक हिस्सा सड़क पर उतरा हुआ है समाज में समरसता लाने के लिए। तो प्राइम टाइम आप देख रहे थे, आरक्षण की जब भी का सवाल उठता है, सब अपने अपने दलीलों को लेकर आ जाते हैं। तो मुझे बख्श दीजिए, जिन नेताओं को लेकर आप भावुक होते हैं उन्हीं से सवाल पूछिए, उन्हीं पे पोस्ट पे जाके कमेंट लिखिए। विज्ञापन आए, विज्ञापन पे भरोसा कीजिए। विज्ञापन जरूरी है राजनीति में वोटर के तौर पे। नमस्कार।